तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई विद्यालया। आई एम इसचे हियर। तो आज सॉल्यूशन का जो सेकंड लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले आज हेनरी का लॉ पढ़ेंगे एंड देन हम लोग बाकी जो लॉज हैं यहाँ पे वो सारे पढ़ेंगे। ये सारे के सारे बस फार्मूला बेस्ड हैं, हम लोगों को बस फार्मूले जो है वो याद रखने हैं, उसमें कौन सा क्या चीज़ है वो याद रखना है। एंड यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो प्रॉब्लम बेसिस पे आते हैं, तो हम लोग वो सॉल्व करते जाएंगे, तो हम लोग को चैप्टर अच्छे से आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आता है हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ में क्या बोला गया है? The solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas। यानी कि जो solubility गैस किसी लिक्विड में, हम अगर एक गैस को सॉल्यूबल करेंगे तो उसका जो solubility होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस होगा। ओके, तो P वेरीजेज X, जहाँ और हम लोग लिख सकते हैं क्या, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स, जहाँ पे के एच क्या है, हेनरीज कॉन्स्टेंट। ओके, तो यहाँ पे एक लाइन जो है हम लोगों को जानना है कि x जो है वो मोल फ्रैक्शन है और p जो है वो पार्शियल प्रेशर है। अब हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ जानना है कि अगर हम लोग k का वैल्यू बढ़ाएंगे तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस है वो डिक्रीज़ करेगा, यानी कि k और के एच हेनरी का कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो अब हम लोग आ जाते हैं वेपर प्रेशर पे। तो एक वेपर प्रेशर क्या होता है? अगर हम एक बोल लेते हैं, उसमें कोई भी सॉल्वेंट डाल दिए, जैसे कि वाटर डाल दिए, ठीक है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो हम लोग उसको बॉयल कर रहे हैं। अब उसके ऊपर हम लोग एक बर्तन से उसको ऊपर से ढक दिए, ठीक है, उसको कवर कर दिए। अब उसमें क्या है कि जो हम लोग उसको बॉयल कर रहे हैं तो वाटर वेपर्स उसमें निकलेंगे। अब वो वेपर उस वाटर के सरफेस पे जितना प्रेशर क्रिएट करेगा वो होता है वेपर प्रेशर, ठीक है। और इसकी मदद से हम लोग अपना खाना जल्दी पका सकते हैं। जैसे कि प्रेशर कुकर होता है, उसमें यही आता है, यही काम करता है कि प्रेशर कुकर पूरा एकदम हर तरफ से वो ढका हुआ होता है, कवर्ड होता है, और उसमें हम लोग प्रेशर क्रिएट करते हैं जो कि होता है वेपर प्रेशर, और उससे हम लोग खाना को जल्दी पकाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इज डिफाइंड एज ए प्रेशर एक्साइटेड बाय द वेपर्स ऑफ द सॉल्वेंट व्हेन दे आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विथ इट्स लिक्विड एट ए टेम्परेचर, ठीक है। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है कि हम लोग जो पानी को बॉयल कर रहे हैं वो बॉयल होता जा रहा है, वो वेपर बनाता जा रहा है। अब वेपर ऊपर जाके जो कवर्ड जिससे हम किए हैं उसके सरफेस में आके ठंडा होके वापस पानी में कन्वर्ट हो रहा है और नीचे गिर रहा है। तो ये जो प्रोसेस है डायनामिक चल रहा है और वेपर की वजह से प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है, तो एक इक्विलिब्रियम में है, इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग अगर स्पिरिट ले लेंगे तो वो तो वैसे ही उड़ जाएगा ना नॉर्मल टेम्परेचर में। वाटर होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस में उबेगा। अब अगर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो या कुछ और हो तो उसका उसका मतलब अलग अलग डिफाइंड टेम्परेचर रहता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो लिक्विड का जो नेचर है उसमें डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। देन क्या आता है, प्योरिटी ऑफ द लिक्विड। तो प्योरिटी ऑफ द लिक्विड क्यों आता है कि अगर हम लोग, और फिर एक और भी चीज़ आता है कि सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, मतलब जो पॉट है उसका जो ऊपर का जो सरफेस एरिया है जहाँ से वेपर निकल रहा है, तो वो भी डिपेंड करता है, वो भी डिफाइन करता है, ठीक है। अगर हम लार्ज सरफेस एरिया लेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी वेपर क्रिएट करेगा। अगर हम लोग एक ग्लास में लेंगे तो उसमें सरफेस एरिया ऊपर का जो है वो कम है, तो धीरे धीरे वेपर क्रिएट करेगा, तो बॉइलिंग, तो वेपर प्रेशर जो होगा वो कम होगा थोड़ा, ठीक है। अब एडिशन ऑफ द मिक्सक्रेबल सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट रिजल्ट इन द लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। अब हम लोग अगर बाहर से कुछ मिला देंगे किसी सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि अगर देखो प्योर एक सॉल्वेंट है, उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं तो हर जगह तो सॉल्वेंट का पार्टिकल है, हर जगह से वो बॉयल हो रहा है। मगर हम लोग बाहर से कोई पार्टिकल, मतलब उसको फॉरेन पार्टिकल उसमें मिला देंगे
तो क्या होगा कि वो पार्टिकल का तो बॉइलिंग पॉइंट अलग है और सॉल्वेंट का अलग है, तो सॉल्वेंट अपने हिसाब से सही से नहीं हो पाएगा, सही से वेपर क्रिएट नहीं कर पाएगा। ओके, तो इसके वजह से क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो भी डिक्रीज़ कर जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं राउल्ट्स लॉ पर। तो राउल्ट्स लॉ में क्या बताया गया है कि अगर हम लोग एक डिफाइंड टेम्परेचर ले लेंगे, ठीक है, एक फिक्स्ड कांस्टेंट टेम्परेचर ले लेंगे, तो और उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन ले लिए, तो क्या होगा कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी एस इक्वल टू PA0 इंटू एक्स ए। ओके, अब अगर दोनों ही जो कंपोनेंट है वो वोलेटाइल है, यानी कि जो सॉल्यूट है वो भी वोलेटाइल है एंड जो सॉल्वेंट है वो भी वोलेटाइल है, तो क्या होगा कि किसी का भी, दोनों में से किसी का भी जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा कि एनी कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द, तो वो क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे अगर सॉल्यूट का हम निकाल रहे हैं तो सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूट का जो प्योर वेपर प्रेशर है वो इंटू सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, सेम सॉल्वेंट के लिए भी अब पार्शियल प्रेशर दोनों का निकाल लिए तो टोटल जो प्रेशर है वो क्या आएगा, वो PA प्लस PB, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का जो वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर है उनका एडिशन आएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे इसको निकाल सकते हैं। अब आता है दो टाइप ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो टाइप के सॉल्यूशन आते हैं, जैसे कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, उससे पहले जान लेते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो किसी भी टेम्परेचर में राउल्ट्स लॉ किसी भी हालत से फॉलो करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को दो कंडीशन मिलते हैं, जो होता है डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू 0 और डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल टू 0। यानी कि हम लोग जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला रहे हैं तो उसमें कोई हीट प्रोड्यूस, बाहर से कोई नया करके हीट प्रोड्यूस नहीं होगा, या उसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। मतलब हम लोग एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम ले रहे हैं, तो मिक्सचर का जो वॉल्यूम होगा वो दोनों का वॉल्यूम का ऐड होगा। जो प्रैक्टिकल और जो थियोरेटिकल वैल्यू है वॉल्यूम का, दोनों ही सेम रहेंगे। ठीक है, अब ये कब होता है, जब सॉल्वेंट सॉल्वेंट या सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन आर ऑलमोस्ट द सेम टाइप ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस। ठीक है, मतलब अगर सॉल्यूट और सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल में जो एट्रैक्शन फोर्स है वो अगर सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट में जो एट्रैक्शन फोर्स है उनका सिमिलरिटी हो, उनमें मतलब आसपास का वैल्यू हो, तभी ये आइडियल सॉल्यूशन बनते हैं। अब नॉन आइडियल में आते हैं। नॉन आइडियल कब बनेंगे, अगर हम लोग एक सॉल्यूट लिए, उसमें सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच, दो पार्टिकल के बीच में जो एट्रैक्शन फोर्स है, या जो सॉल्वेंट का जो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के दो पार्टिकल के बीच में जो एट्रैक्शन फोर्स है वो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के एट्रैक्शन फोर्स से अलग है तो होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो टाइप ऑफ कंडीशंस होते हैं, डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, दोनों ही 0 नहीं होंगे। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो किसी भी टेम्परेचर में, मतलब किसी भी टेम्परेचर या कॉन्सेंट्रेशन में राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन आता है। अब पॉजिटिव डेविएशन क्या है, जब डेल्टा V मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 हो जाएगा या डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो वो होता है पॉजिटिव डेविएशन, और जब डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन 0 या डेल्टा V मिक्सिंग लेस देन 0 होता है तो वो होता है नेगेटिव डेविएशन। ओके, अब आते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या आता है कि
हम लोग एक सॉल्यूशन ले लिए, अब सॉल्यूशन को हम लोग बॉयल कर लिए, ठीक है। उसका मतलब हम लोग किसी भी आर्टिफिशियल कुछ प्रोसेस से हम उसका लिक्विड फेज़, सॉलिड फेज़ या गैसियस फेज़ में ले लिए, ठीक है। सॉल्यूशन बना लिए, तो उस सॉल्यूशन में जो कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लिक्विड में होगा, सेम टू सेम गैसियस फेज़ में भी होगा। किसी भी फेज़ में ले लो, वो लिक्विड जो सॉल्यूशन का जो कॉम्पोजिशन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, वो सेम रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। अब इसको हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जब उस सॉल्यूशन को बॉयल कर रहे हैं और गैस जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है, दोनों में ही क्या होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉम्पोजिशन सेम रहता है, तो हम लोग इसीलिए इसको कांस्टेंट बॉइलिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे कि मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप सॉल्यूशंस। तो वो क्या है कि वाटर और इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर, वाटर और क्लोरोफॉर्म और इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर, ठीक है। अब मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर और नाइट्रिक एसिड, ओके। अब आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि ये वो टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि किसी सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर से डिफाइंड होता है, ठीक है। पार्टिकल के नेचर से नहीं, पार्टिकल के नंबर कितने संख्या में वो वहाँ पे है उस पे डिपेंड करता है, वो होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ओके। जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो बहुत लोग गलती करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं, तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ रहा है, पार्टिकल की संख्या बढ़ाने या घटाने से, वो होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट वो होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके। सेम फॉर फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर पे। तो ये क्या होता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर जो होता है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाता है जो होता है P0 इक्वल टू PS बाई P0, जो होता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर वो क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ द सॉल्यूट बाई बाय द टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब आते हैं एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम लोग को एक फार्मूला जानना ज़रूरी है कि डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलरिटी। अब डेल्टा टी बी क्या है कि हम लोग एक सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है माइनस जो प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट, वो होता है डेल्टा टी बी। अब के बी क्या होता है, के बी होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये क्वेश्चन में दिया होता है के बी का वैल्यू, ठीक है। और एम क्या होता है, मोलरिटी। अब मोलरिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, मोलरिटी होता है वेट ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन इनटू 1000 बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इनटू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ओके। तो क्या होता है डब्ल्यू बी इंटू 100 इंटू 1000 बाई डब्ल्यू ए इंटू एम बी, जहाँ पे बी को हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल और ए को हम लोग सॉल्वेंट पार्टिकल ले रहे हैं, ठीक है। अब डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पर भी सेम बॉइलिंग पॉइंट जैसा फॉर्मूला आता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एम इंटू मोलरिटी। अब के एफ क्या होता है कि हम लोग जो सॉल्यूशन बनाए सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन जो बनाए हैं वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो, ठीक है। अब के एम
मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है और एम मोलरिटी होता है। यहाँ पे भी सब कुछ सेम है, ठीक है। अब हम लोगों को एक चीज़ जानना है कि जो टीबी और टीएफ है उसका लैटिन हिट से जो रिलेशन है वो हम लोगों को जानने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी प्रिंट मिस्टेक किया गया है। ये वाला के बी होगा, के बी इक्वल टू आर टी इंटू टी बी स्क्वायर बाई 1000 इंटू एल वी, जहाँ पे एल वी क्या है, लैटिन हीट ऑफ द वेपराइजेशन, और के एफ क्या होता है, के एफ इक्वल टू आर इंटू टी एफ स्क्वायर बाई 1000 इंटू एल एफ। एल एफ क्या होता है, लैटिन हीट ऑफ द फ्यूशन, ओके। अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर में। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। अब पाई इक्वल टू सी आर टी होता है, जहाँ सी होता है जो लिक्विड है उसका मोलरिटी या कॉन्सेंट्रेशन, आर होता है गैस कांस्टेंट और टी होता है टेम्परेचर। एक बात याद रखो कि टेम्परेचर हमेशा हम लोगों को केल्विन में लेना है, ठीक है। अब पाई को हम लोग क्या लिख सकते, अब सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन बाई वी, मोल बाई वॉल्यूम, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। तो वही क्या है, पाई इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर टी। अब हम लोग यहाँ से सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो निकाल सकते हैं। कैसे, एम बी इक्वल टू जो वेट ऑफ द सॉल्यूट है इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर बाय ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, मतलब हम लोग पाई इक्वल टू एन बाई वी आर टी लिख रहे थे, तो इनको एन को भी हमने तोड़ दिया डब्ल्यू बाई एम करके, यानी वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट करके मोल को भी हमने तोड़ दिया, बस और कुछ नहीं। अब हम लोगों ने बस एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मेज़र किया अभी अभी। तो हम लोग क्या करेंगे कि दो सॉल्यूशन लेंगे और उनको मिला देंगे। अब उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हम लोग मेज़र करेंगे कैसे, कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, पाई इक्वल टू सी आर टी, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या, सी को क्या लिख सकते हैं, एन बाई वी, तो क्या हो गया, पाई इक्वल टू एन बाई वी आर टी। अब एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बाई एम, है ना, वेट बाई मास, मोल को लिख सकते हैं। तो पाई इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू आर टी बाई एम वी। तो यहाँ से हम लोग हम लोग बोल सकते हैं कि पाई वी इक्वल टू डब्ल्यू आर टी बाई एम। तो क्या हो गया कि पाई और वी जो है वो कांस्टेंट हो गया। तो हम लोग दो सॉल्यूशंस के पाई और वी कांस्टेंट है, पाई इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो पाई वन वी वन प्लस पाई टू वी टू इक्वल टू पाई आर, मतलब जो टोटल जो सॉल्यूशन बना, हम लोग दो सॉल्यूशन मिला के जो मिक्सचर बनाए हैं उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू टोटल वॉल्यूम, यानी कि वी वन प्लस वी टू लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द मिक्सचर निकाल सकते हैं। अब केस 2 में आते हैं। अगर हम लोगों के पास जो सॉल्यूशन है, मतलब दो जो सॉल्यूशंस हैं उनमें अगर मोल अलग अलग मोल हैं, ठीक है, अलग अलग मोल ऑफ सॉल्यूट हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सिंपली जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दोनों का वो अलग अलग से निकालेंगे और फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं आइसोटोनिक और आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन में, ठीक है। तो आइसोटोनिक का मतलब होता है कि दो सॉल्यूशन जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, यानी कि C1 और C2 जो कॉन्सेंट्रेशन है दो सॉल्यूशन के वो दोनों सेम है, C1 इक्वल टू C2। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो पाई इक्वल टू C इंटू आर टी है। अब आर टी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, हम लोग एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही डिफाइन करेंगे ना ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे अगर हमारे पास पाई इक्वल टू सी आर टी फॉर्मूला है और यहाँ पे C1 और C2 भी दोनों सॉल्यूशन के लिए सेम है और आर टी तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम है, तो हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन को आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में।
हाइपरटोनिक क्या होता है कि हम लोग दो सॉल्यूशन लिए हैं, अब जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वो होता है हाइपरटोनिक और जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है वो होता है हाइपोटोनिक। ओके अब इसमें एक बात भी याद रखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जिसमें कम है वो होता है हाइपोटोनिक। ऑस्मोटिक प्रेशर या जो कॉन्सेंट्रेशन है दो वो तो प्रोपोर्शनल है ना, पाई भारिज सी। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाइपरटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होता है और हाइपोटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, वेरिएशन ऑफ द वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर। ये एक फार्मूला होता है, इसको बस रट्टा मार लो। log P2/P1 इक्वल टू डेल्टा एच वेपर बाई 2.303 RT 2 माइनस T1/T1 इंटू T2। अब हम लोग आ जाते हैं वेंट ऑफ फैक्टर पे। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि वेंट ऑफ फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूलेज दिखाए थे यहाँ पे देखो फिर से मैंने बॉक्स के अंदर दिखाए हैं और इसमें देखो हर एक में वेंट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर जिसका वेंट ऑफ फैक्टर या आई ज़्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, अब जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ नहीं करेगा वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी। क्यों नहीं करेगा, कि हम लोगों ने बोला था जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डेविएशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम लोग अगर वेंट ऑफ फैक्टर को इंक्लूड भी करेंगे तो जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज़ होगा वो ज़्यादा होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। ओके, ये बहुत लोग गलती करते हैं, इसको गलत मत करना। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हम लोग अल्फ़ा डिफाइन करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक मटेरियल है जिससे इन नंबर ऑफ बी प्रोडक्ट बन रहे हैं डिसोसिएशन की वजह से। तो इसमें आई क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस इन अल्फ़ा बाई 1, और अल्फ़ा इससे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आई माइनस 1 बाई इन माइनस 1। सेम डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए भी अगर हम लोग इन नंबर ऑफ ए ले रहे हैं तो उससे ए एन बन रहा है, तो उसमें आई क्या आएगा, 1 माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बाई एन। तो इससे अल्फ़ा क्या आ जाएगा, 1 माइनस आई इंटू एन बाई एन माइनस 1। अब एक चीज़ याद रखना कि अल्फ़ा अगर 1 से छोटा है तो डिसोसिएशन होगा, जैसे कि NaCl KCl है ना, ये लोग ब्रेक होते हैं Na प्लस Cl माइनस में, K प्लस Cl माइनस में, ये लोग ब्रेक होते हैं, तो ये डिसोसिएशन है। और अल्फ़ा 1 से लेस आएगा, और अल्फ़ा अगर 1 से ग्रेटर आएगा जब एसोसिएशन होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है एसोसिएशन का, तो 2Ki प्लस 8Gi2, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये है एसोसिएशन, K2 इंटू 8Gi4, ये एक एसोसिएशन होता है। ठीक है, या यहाँ पे और भी एग्जांपल है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर हैविंग एसोसिएटिंग इन बेंजीन एंड फॉर्म डाइमर। ओके, तो ये भी चैप्टर ख़त्म हो गया। यहाँ पे बस कुछ एग्जांपल्स, कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं जो कि तुम लोग खुद से देखोगे तभी समझ आएगा। जब डाउट होगा तो तुम लोग कमेंट में पूछ लेना मुझसे। ठीक है, और अब ये भी बताओ कि हम लोग इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तुम लोग को कहाँ समझ आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, वो तुम लोग कमेंट में बताओ तो हम लोगों को इंटरेक्ट करने में थोड़ा आसान हो। ठीक है, तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब यार।